नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ कच्चा चिट्ठा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है वो है ब्रजमोहन व्यास। और ये जो एक रचना है ये पंडित ब्रजमोहन व्यास जी की एक आत्मकथा है, जिसका एक छोटा सा अंश इसमें लिया गया है। और यहाँ पे उनके श्रम कौशल का कच्चा चिट्ठा जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से लेखक बिना किसी प्रकार का व्यय किए यानी बिना किसी तरह का खर्च किए पुरातत्व संबंधी सामग्री का संकलन संग्रहालयों के लिए करते रहे। पुरातत्व संबंधी यानी एंटिक चीजें, जो इतिहास से संबंधित जो चीजें हैं उनका वो कलेक्शन करते रहे संग्रहालयों के लिए, म्यूजियम्स के लिए। और यहाँ उन्हीं के ये जो प्रयास है उसका वर्णन इस रचना में किया गया है। तो अब हम बिना किसी देरी के पाठ की ओर बढ़ेंगे। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं छात्रों आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आपके डाउट्स को भी सॉल्व करूंगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो ये जो पाठ है कच्चा चिट्ठा, इसमें जो ब्रजमोहन व्यास जी है उनका जन्म 1886 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो संपूर्ण रचना है कच्चा चिट्ठा, ये उन्हीं की आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें जो व्यास जी हैं वो उनके बारे में बताया गया है कि व्यास जी को मूर्तियां, सिक्के आदि एकत्रित करने का बहुत शौक था। यानी वो एंटिक चीजों को कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है वो इंसान की एक आदत बन जाती है, और उनको शौक था, एक हॉबी थी। उन्होंने ही इलाहाबाद म्यूजियम का प्रारंभ किया, संग्रहालय का, तथा उसे एक नए भवन में स्थापित करवा दिया। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया। ये नहीं कि बस उन्होंने बोला और हो गया, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए। उनके इस संग्रहालय में 2000 पाषाण यानी पुरानी प्राचीन काल पत्थर की मूर्तियां, 5-6 हजार मृण मूर्तियां, कनिष्क के शासन काल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, कनिष्क जो एक समय के सम्राट थे उनके समय में जो बौद्ध की मूर्तियां थी वो, जुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, और जो जुराहो के समय की चंदेल प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो सैकड़ों रंगीन चित्र, सिक्के आदि एकत्रित हैं। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन भी किया। हस्तलिखित यानी जो हाथों द्वारा लिखे गए हैं, प्रिंटेड नहीं है। ये सभी इसी संग्रहालय में है। इस संग्रहालय के लिए वे बड़े से बड़े अधिकारी तक से लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। तो ये यहाँ से उनके डेडिकेशन का पता चलता है कि वो किस तरीके से, किस शिद्दत से अपने काम को करते थे, और उनके इसी परिश्रम को यहाँ पर उजागर किया गया है। तो पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि सन 1936 के लगभग की बात है। लेखक अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार कौशाम्बी गया। तयशुदा यानी पहले से डिसाइडेड टाइम के अकॉर्डिंग कौशाम्बी वो गया, और वहां का काम निपटाकर उसने 2.5 मील दूर पसोवा जाने का निश्चय किया। और कौशाम्बी तो उसे जाना ही जाना था, वो डिसाइडेड था, और जिस टाइम पे जाना था वो भी डिसाइड था। लेकिन उसने 2.5 मील दूर पसोवा जाने का भी निर्णय लिया, और वहां के लिए एक इक्का ठीक कर लिया। और कौशाम्बी से पसोवा तक के लिए जाने के लिए उसने एक इक्का यानी अपने लिए एक वाहन जो खराब था उसको ठीक कर लिया। वसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष हर साल जैनों का एक बड़ा मेला लगता है। देखिए, इस पाठ में अभी तक ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, कठिन शब्द है, मैं उनका अर्थ बता रही हूँ। साथ ही साथ अगर कुछ मुझे लगेगा जो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, अभी तक एक नॉर्मल स्टोरी चल रही है, वो मैं आपको बताती चली जा रही हूँ। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, तो यहाँ उसी गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। वहां एक विषधर सर्प रहता था। वह यह भी किंवदंती है कि इसी के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। किंवदंती यानी लोगों द्वारा कही गई बात, कि लोगों की यह भी मान्यता है कि इसी के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। इसमें महात्मा बुद्ध के थोड़े से केश और नाखूनों के खंड रखे गए थे।
और स्तूप में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, उनके थोड़े से केश और नाखूनों के टुकड़े रखे गए थे। अब पसोवा में स्तूप और व्यायामशाला के चिन्ह नहीं है और पसोवा में वो चीजें अब कहीं भी नजर नहीं आती हैं, पर एक पहाड़ी अवश्य है और यह पहाड़ी बताती है कि यह स्थान वही है। लेखक जहां कहीं भी जाता है वहां से खाली हाथ नहीं लौटता और लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कहीं भी जाते हैं वहां से कुछ लिए बिना नहीं आते, उन्हें कुछ ना कुछ पुरातत्व हिस्टोरिकल जरूर मिल जाता है और वो उसको अपने साथ लेकर ही आते हैं। उसे गांव के भीतर कुछ बढ़िया मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। कौशाम्बी लौटते समय एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति मिली। चतुर्मुख यानी 4 मुंह की शिव की मूर्ति उनको गांव के वहां पेड़ के नीचे लवारिस पड़ी हुई दिखी। यानी हो सकता है लोग उसकी पूजा करते हो, पर उसकी अभी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि वो जो संग्रहालय में रखने लायक। लेकिन यार जो लेखक है उनका नजरिया है और उनको वो मूर्ति मिली, लेखक ने उसे उठाकर इक्के पे रख लिया, यानी अपने वाहन पे रख लिया। उसका वजन 20 सेर था, यानी यहाँ सेर में बात की जा रही है, जिसका जो वेट था वो 20 सेर था। उसे नगर पालिका के यानी एमसीडी के संग्रहालय से यानी गवर्नमेंट म्यूजियम से संबंधित एक मंडप के नीचे रख दिया और वहां उसको एक संग्रहालय के नीचे जो मंडप बना हुआ था उसके नीचे रख दिया। इसके कुछ दिनों बाद गांव वालों को उसका पता चल गया कि वो जो मूर्ति है वो म्यूजियम में पहुंच गई है, भोलेनाथ की, शिव की। उनका संदेह लेखक पर ही गया। क्यों गया? क्योंकि जो लेखक है इस तरह के काम में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था कि कोई भी पुरातत्व संबंधी चीजें हैं लेखक यहाँ से ले जाते हैं। तो सबका शक किस पर गया? लेखक पर, ब्रजमोहन व्यास जी पर। चपरासी ने सूचना दी कि गांव के 15-20 आदमी मिलने आए हैं। उन्हें कमरे में बुलवा लिया गया। गांव के मुखिया ने नतमस्तक होकर यानी नमस्कार करते हुए मूर्ति को वापस ले जाने की प्रार्थना की। लेखक ने भी उनकी प्रार्थना को खुशी से स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने भी उनका अपमान नहीं किया कि वो मूर्ति मुझे मिली थी पड़ी हुई और मैं उठा लाया, अब ये मेरे पास है तो ये मेरी हो गई। नहीं, उन्होंने ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं हुई। उन्होंने उनकी इस बात को मान लिया। लेखक ने अपनी लॉरी से मूर्ति को सम्मान सहित अड्डे पर पहुंचा दिया और जहां से वो मूर्ति लाए थे वो वापस उन्होंने सम्मान सहित पहुंचा दी। यानी इसमें गांव वालों की प्रेस्टीज की बात है। उन्होंने उनकी प्रेस्टीज को, उनके सम्मान को कायम रखा। गांव वालों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, ऑब्वियस इफेक्ट अच्छा पड़ा। अगर वो उनसे आर्गुमेंट करते वो नहीं देते, मैं उठा लाया, कुछ भी, तो उनका बुरा इफेक्ट गांव वालों पर पड़ता, लेकिन गांव वालों पर इस चीज का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक लेखक यहाँ बात कर रहे थे कौशाम्बी की। अब वो दोबारा एक उसी वर्ष या अगले वर्ष पुनः कौशाम्बी जाते हैं। यानी यहाँ पर उनको भी एग्जैक्ट याद नहीं है वो कब जाते हैं और वह किसी अच्छी चीज मिलने की तलाश में जाते हैं कि उनको एक्सपेक्ट था कि इस बार और भी अच्छा कुछ उनको वहां मिलेगा। तभी उन्हें एक खेत की मेड़ पर यानी खेत के किनारे पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी दिखाई दी। और 8 फुट बहुत होता है, 8 फुट लंबी एक बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म की एक मूर्ति उनको दिखाई दी, जो पड़ी हुई थी, जिसका कोई यूज नहीं था, जो ऐसे ही यूजलेस पड़ी हुई थी। यह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर की थी और जो मथुरा में पाए जाने वाला लाल पत्थर है ये मूर्ति उससे बनी हुई थी। जब लेखक उस मूर्ति को उठवाने लगा कि चलो ये हमारे संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी, तभी खेत में काम करती एक बुढ़िया उस पर अपना हक जताने लगी कि क्यों? क्योंकि वो उसके खेत में पड़ी थी। उसको लगा, वो बुढ़िया भी थोड़ी लालची निकली, उसको लगा कि मैं अपना हक जताती हूँ और मैं मतलब पैसे वैसे या जो भी मैं ले सकती हूँ वो ले लेती हूँ, और हुआ भी वही। लेखक ने बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं समझा। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपए दिए तो बुढ़िया मूर्ति उठा देने को तैयार हो गई। यानी वो एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि उसको पैसे मिल जाए, क्योंकि उसकी जमीन पे वो चीज पड़ी और वो उस पर अपना अधिकार जता रही थी, तो उसको पैसे मिल गए और वो बड़ी राजी खुशी तैयार हो गई। अब वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है और वो मूर्ति अब जो प्रयाग संग्रहालय म्यूजियम है वहां पर एग्जिबिट हो चुकी है और वहीं पर है। अब वो वहां की शोभा बढ़ा रही है। एक बार उसे एक फ्रांसीसी देखने आया। लेखक ने उसे मूर्ति बड़े उत्साहपूर्वक दिखाया, उत्साहपूर्वक बहुत खुश होकर। एक तो लेखक खुद जगह जगह जाकर प्राचीन चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड की बात है। उत्साहपूर्वक उसको उन्होंने उस मूर्ति को दिखाया, पर बाद में पता चला वह फ्रांस का एक बड़ा लीडर है। उसने
लेखक से कहा कि वह इस मूर्ति को उसको 10,000 रुपए में बेच दे। लेखक लालच में नहीं आया और मूर्ति अभी तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। यानी अगर लेखक ने 2 रुपए में वो मूर्ति ली थी और अगर उसके लिए तो एक प्रॉफिट का सौदा था कि 2 रुपए के बदले उसे 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन उसने अपने देश का प्राइड, अपने धर्म का जो प्रेस्टीज की बात है वो उसने सर नीचा नहीं होने दिया। उसने उस मूर्ति को नहीं बेचा और वो मूर्ति आज भी संग्रहालय का नाम रोशन कर रही है, मस्तक ऊंचा कर रही है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से एक है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ये कनिष्क राजा की बात की जा रही है और इस मूर्ति की स्थापना कनिष्क के समय में दूसरे साल में की गई थी। और इसका पता लेखक को कैसे चला कि इस मूर्ति के पटस्थल पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कब बनी थी, कहाँ बनी थी और किसके द्वारा बनवाई गई थी। अब लेखक एक और घटना की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सन 1938 की। और ये सारी बातें उस समय की जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस है जब कोई और सरकार है, जब हमारे देश की सरकार नहीं है, तो इस तरह की कलेक्शंस करना कितना ज़्यादा मुश्किल और जोखिम भरा काम है। फिर भी ब्रजमोहन व्यास जी ने अपने देश के प्राइड को, गर्व को बढ़ाने के लिए कार्य किया। और सन 1938 की वो एक और इंसिडेंट को यहाँ बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग, यानी जो उनका हिस्टोरिकल जो ये कलेक्शन का जो विभाग है, जो पुरातत्व एंटिक चीजों का विभाग है, कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई करवा रहा था। जो मजूमदार थे उनकी देखरेख में खुदाई का काम कौशाम्बी में चल रहा था। उस समय के एन दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे और वो इसके डायरेक्टर जनरल थे। वह लेखक के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और जो ब्रजमोहन व्यास जी का संग्रहालय उससे भी बहुत ज़्यादा उनको प्यार था, उनमें घनिष्ठता थी दोनों मित्रों में और जिसकी वजह से प्रयाग संग्रहालय के साथ भी उनकी सहानुभूति थी। खुदाई के दौरान मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। यानी जिनकी देख-रेख में खुदाई का काम कौशाम्बी में चल रहा था, उनको कहीं से सूचना मिली कि यहाँ से 4-5 मील दूर एक गांव है जिसका नाम है हजियापुर और वहाँ किसी व्यक्ति के पास भद्रमत का एक भारी शिलालेख है। भद्रमत यानी ये भी पुरातत्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्रतिमूर्ति की बात हो रही है कि उनका एक शिलालेख है और वो काफी भारी है और अगर वो मिल जाए तो जिस चीज के लिए संग्रहालय म्यूजियम्स फेमस होते हैं वो उसको और भी ज्यादा मान सम्मान दिलाएगा। तो मजूमदार उसे उठवा लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पुरातत्व विभाग में वो हो और गांव के जमींदार गुलजार मियाँ और जो गांव के जमींदार थे उनका नाम था गुलजार मियाँ ने इस पर ऐतराज किया और उन्होंने ऐतराज किया कि वो इसको नहीं देंगे। वह लेखक को बहुत मानते थे और जो गुलजार मियाँ थे वो भी लेखक को, ब्रजमोहन व्यास जी को बहुत अच्छे से मानते थे, जानते थे क्योंकि वह उन्हें गुलजार मियाँ के भाई को म्यूनसिपैलिटी के में चपरासी की नौकरी दिलवाई थी और जो लेखक थे उन्होंने जो जमींदार है गांव के उनके छोटे भाई को म्यूनसिपैलिटी में यानी गवर्नमेंट ऑफिस में एमसीडी में उन्होंने उनको नौकरी लगवाई थी। तो इसलिए वो उनका सम्मान करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वह शिलालेख रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद मजूमदार साहब को नहीं मिली और वो शिलालेख जो थी मजूमदार साहब ने सारे एफर्ट्स लगाए, सारी रिपोर्ट सबमिट की, फिर भी वो उनको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मजूमदार साहब जो थे वो भी लेखक को मानते थे, तो वो ऑब्वियस है उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो रखेंगे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट दीक्षित साहब को लिखकर दिल्ली भिजवा दी और जो मजूमदार साहब थे उन्होंने इसकी एक तरीके से कंप्लेंट कह लीजिए और दीक्षित साहब को जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय के उनको भिजवा दिया। जो डायरेक्टर थे वो भी उनके मित्र थे, लेखक के मित्र थे। तो फिर इस कंप्लेन का क्या असर हुआ कि एक दिन दीक्षित साहब एक अर्ध सरकारी पत्र लेखक को मिला और अर्ध सरकारी मतलब जो फॉर्मल लेटर नहीं था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, एक फ्रेंड की तरफ से वो लेटर था। इसमें लेखक को शिलालेख ना देने के लिए गुलजार मियाँ को उकसाने का आरोप लगाया गया था कि लेखक ने गुलजार मियाँ को धमकाया है और उनको उकसाया है, जिसकी वजह से उन्होंने वो मूर्ति जो है मजूमदार को ना देकर लेखक को दे दी। इस लेटर में ये लिखा था तथा धमकी दी गई थी कि यदि आपका रवैया इसी प्रकार रहा तो विभाग उनके कामों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखेगा।
एक मित्र का ऐसा पत्र पाकर लेखक के बदन में आग लग गई। यानी उसने कुछ किया नहीं और उसको ब्लेम किया जा रहा, तो इससे लेखक को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी इसका रिप्लाई दिया और उन्होंने उत्तर में लिखा, मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। मैं उसका निंदा करता हूँ। मैंने किसी को नहीं उकसाया और मैंने किसी को मतलब इंस्टिगेट नहीं किया कि वो मूर्ति मुझे ही दो या मैंने तुम्हारे काम कराए तो मुझे दो। नहीं, मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं किया है। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को पाने के लिए 25 रुपए दिए थे। अगर आपको ये मूर्ति चाहिए तो आप 25 रुपए दे दीजिए, मैं गुलजार को लिख दूंगा और मैं गुलजार से अपने आप बात कर लूंगा। यानी मजूमदार को ये मूर्ति चाहिए तो वो 25 रुपए मुझे दे दे, मैं उसको ये मूर्ति दे दूंगा। लेखक ने अन्य शिलालेख की तलाश में गुलजार मियाँ के मकान पे डेरा डाल लिया और उन्होंने वो मूर्ति दे दी। और इसके बदले में उन्होंने क्षतिपूर्ति कैसे की? क्षतिपूर्ति मतलब कि उनका जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कैसे की? उन्होंने कैसे भरपाई की लेखक ने, कि जो लेखक ने गुलजार मियाँ के मकान पे डेरा डाल लिया और उनके मकान के सामने एक सजीला कुआं था, पुराना, काफी पुराना कुआं था और उसका वो चबूतरा किसको कहते हैं, जो कुएं से थोड़ी ऊंची दीवार थी। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे, पिलर्स थे। लेखक की दृष्टि बंडेर पर पड़ी, उनके चारों तरफ पड़ी। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में लेख था। ब्राह्मी यानी पुरानी हिंदी, बहुत पुरानी, संस्कृत से भी पुरानी जो ब्राह्मी लिपि थी, जो संस्कृत के बाद जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अक्षरों में एक लेख लिखा था। गुलजार ने खंभों को खुदवाकर उसे लेख को निकलवाकर लेखक के हवाले कर दिया। तो इस तरीके से जो भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति थी वो इस प्रकार लेखक ने पूरी की थी। यानी ये इंसिडेंट यहाँ क्लियर हो जाता है। आशा करती हूँ पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए पार्ट थोड़ा बोरिंग सा तो जरूर है, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। हर एक पैराग्राफ में एक इंसिडेंट छुपा है, आपको बस वो इंसिडेंट याद रखने हैं। कहाँ क्या मिला था? कौशाम्बी में पहली बार गए तो चतुर्मुख शिव की मूर्ति मिली। जब आप मेन मेन पॉइंट याद रख लेते हैं तो आप एक बार जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना रिवीजन के तौर पे, तो आपको पूरी स्टोरी आसानी से याद आ जाएगी। फिर दूसरी बार उसको प्रयाग संग्रहालय में बोधिसत्व की मूर्ति मिली जो बुढ़िया से उन्होंने 2 रुपए में खरीदी थी। फिर ये तीसरा इंसिडेंट आया जहाँ भद्रमत की बात हो रही है और इसकी यहाँ क्षतिपूर्ति भी उन्होंने किस प्रकार की। तो पाठ आप चाहे बोर है, बट बेटा देखो आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कितना बोरिंग है, मैं तो बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो मैं नहीं पढ़ना चाहता या छोड़ देता हूँ। नहीं, आप अगर बुक लेकर बैठते हैं तो आप मेन मेन चीजों में अंडरलाइन कर लीजिए। पैराग्राफ के चारों तरफ एक ब्रैकेट बना के बाहर लिख दीजिए, जिससे आपको याद रहे कि इसमें इसकी बात हो रही है, इसमें इसकी बात हो रही है, इसमें इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक राय दी है। आप फॉलो करना ना करना ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अब लेखक बढ़ता है मैसूर की ओर में और उसी साल मैसूर में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ था। लेखक ने सुन रखा था कि वहां वह स्थान ताम्र मूर्तियों और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की मंडी, हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखी गई, और ताम्र मूर्तियों यानी जो धातु है उन पर और या पत्तों पर उस पर हाथों से लिखी हुई पोथियां यानी किताबें। मंडी है, मंडी मतलब मार्केट है, बाजार है, वहां ये चीजें बहुत मिलेगी। लेखक इन्हीं के लोभ में, वहां लालच में वहां चला गया। लेखक ने मद्रास, चेन्नई में सस्ते दामों में 8-10 चित्र खरीदे। पुस्तकों का मूल्य अधिक था। वहां के लोगों ने बताया कि श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं और उनके पास सिक्कों तथा कांस्य पीतल की मूर्तियों का अच्छा कलेक्शन है, संग्रह है। उनसे लेखक को 400-500 रुपए की पीतल और कांस्य की मूर्तियां मिल गई। बहुत से सिक्के जो श्रीनिवास जी थे उन्होंने लेखक को मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे। नटराज मालूम है आपको? भगवान शिव की मूर्ति नृत्य करती हुई क्रोध रूप में। उनके दाम लगभग 20 से 25 हजार रुपए थे। अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो हस्तलिखित पोथियों के बारे में है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेखक संग्रह करता है पर आशिक नहीं है। इस लाइन को समझिए कि लेखक जो है अपने देश के लिए, प्राइड के लिए, संग्रहालयों के लिए पुरातत्व चीजों को कलेक्ट करता है, लेकिन इस बात को यहाँ समझिए कि जो लेखक है वो चीजों को कलेक्ट तो करता है पर वो इतना ज्यादा मतलब हॉबी नहीं है उसकी, इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो करता है एज अ जॉब की तरह, एज अ अपने देश के गर्व को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक नौकरी की तरह ही काम करता है। प्यार तो वो करता है अपने काम से, पर इतना ज्यादा वो कायल नहीं है, उसकी वो हॉबी नहीं है, उसका वो पेशा नहीं है। और जो भाई कृष्णदास है वो संग्रह करता भी है, वो चीजों को कलेक्ट भी करते हैं और इनके प्रति अपनी आशिकी भी जाहिर करते हैं।
दोपहर बाद लेखक मैसूर स्टेशन आया। वह मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में शामिल हुआ। जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें वो सम्मिलित हुए। वहां से वे रामेश्वरम आए। अभी तक लेखक को तालपत्र की पुस्तक नहीं मिली थी। लेखक ने राजा बनकर तालपत्र पर लिखी पुस्तक लाने वाले को पंडा बनाने की घोषणा की तो एक पंडा दौड़कर आया और तालपत्र की लिखित पुस्तकों का एक छोटा गट्ठर ले आया। लेखक उन्हें लेकर प्रयाग लौट गया। आगे बात की जा रही है कि जो प्रयाग संग्रहालय में काफी महत्वपूर्ण सामग्री आ गई थी। जगह कम पड़ने लगी। 8-10 बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। लेखक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संग्रहालय निर्माण कोष बनाया। यानी अभी तक वो खुद की जेब से पैसा लगा रहा था, अब उसने संग्रहालय को बनाने के लिए एक कोष बनाया। इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्रित हो गए। आज के टाइम में 2 लाख नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन उस समय में जब देश भी आजाद नहीं हुआ था तो 10 साल के अंदर वो 2 लाख रुपए जुड़े। इसके लिए कंपनी बाग में एक जमीन भी उनको मिल गई। लेखक संग्रहालय भवन का जो इनॉग्रेशन थे, जो शिलान्यास थे, जो नींव रखवाना चाहते थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से करवाना चाहते थे। डॉक्टर चाराचंद ने शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित कर दिया। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह में जवाहरलाल जी ने शिलान्यास कर दिया। भवन का नक्शा बन गया था, तब भवन निर्मित भी हो गया। यह संग्रहालय जिन 4 महानुभावों की सहायता से बन पाया वे हैं राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जूदेव नागौद नरेश और उनके सुयोग दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह तथा लेखक का स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। तो आशा करती हैं पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ अब हम बिना किसी देरी के अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ लेते हैं। और जो प्रश्न है पहला वो कुछ इस प्रकार है कि पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था। जैसे कि हम पाठ के आधार पर जान ही चुके हैं कि जो लेखक है वो एक पुरातत्व विभाग की तरह वो कार्य करते थे और उनको पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो पसोवा भी जो था उसकी प्रसिद्धि का कारण ही ये था कि वो जैनों का तीर्थ स्थल था। वहां हर साल जैनों का एक बड़ा मेला लगता था। इसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते थे। यह मेला प्राचीन काल से लगता चला आ रहा था। इस स्थान की प्रसिद्धि का एक अन्य कारण यह भी था कि एक स्थान पर एक छोटी पहाड़ी बताई जाती थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहां एक विषधर सर्प के रहने का भी उल्लेख है। इसी के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। इसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे, यानी नखूनों के टुकड़े रखे गए थे। अब स्तूप और व्यायामशाला तो नहीं है पर एक पहाड़ी अवश्य है। लेखक वहां इसलिए जाना चाहता था ताकि उसे कोई बढ़िया मूर्ति, सिक्के या अन्य कोई पुरातत्व संबंधी वस्तु मिल जाए। वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कौशाम्बी तो गया, साथ ही साथ वहां से काम निपटा कर वह दिन भर के लिए पसोवा जाना चाहता था। तो ऑब्वियस है जब वह एक पुरातत्व चीजें कलेक्ट करने का उसको शौक था, उसको इतनी सारी चीजें, वो जैनियों का भी तीर्थ स्थल है और वहां पे बुद्ध के बारे में भी उसको पता चला, उनकी चीजें भी रखी है और सम्राट ने एक स्तंभ भी बनाया, तो इतनी सारी चीजें हैं तो उसको लगा था कि वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और उसने वहां कुछ पहाड़ी के बारे में भी सुन रखा था, इसलिए जो लेखक था वो पसोवा जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ अर्थात खाली हाथ। यहाँ लेखक ने अपने बारे में कहा है कि लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया। तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया दिया कि छूछे हाथ लेखक अपने बारे में खुद बता रहा है कि जो वो कहीं भी जाता है तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ ना कुछ उस स्थान से वस्तु लेकर लौटता जरूर है, चाहे कोई छोटी सी ही चीज क्यों ना हो। तो कौशाम्बी लौटते हुए लेखक को कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर उसे कुछ बढ़िया मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे उसे एक चतुर्भुज शिव की मूर्ति दिखी। वह एक पेड़ के सहारे रखी हुई थी। पसोवा से थोड़ी चीज मिलने की कमी इस मूर्ति ने पूरी कर दी थी। लेखक ने उसे नगर पालिका के संग्रहालय के मंडप में रख दिया। देखिए मैं क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उसी से सारे आंसर हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से सुना होगा तो आप प्रश्न भी अच्छे से समझेंगे और प्रश्न अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है कि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना व्रत करना
पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। लेखक ने इस वाक्य का प्रयोग किस संदर्भ में किया और क्यों? देखिए, चांद्रायण व्रत यानी जैसे बिल्ली, फॉर एग्जाम्पल किसी उसने कोई व्रत धारण किया है कि मैं चूहा नहीं ग्रहण करूंगी, आज के बाद मैं चूहा नहीं खाऊंगी। बिल्ली चूहे के लिए फेमस होती है कि वो चूहा खाती है, और अचानक उसके सामने चूहा आ जाए तो बेचारी को, अब उसने व्रत का पालन करना है तो वो व्रत का ही पालन करेगी, वो चूहे को देखकर भी अपना मन नहीं ललचाएगी और उसको नहीं खाएगी। तो ये यहाँ पे लेखक ने किस संदर्भ में इसका मुहावरे का, लोकोक्ति का प्रयोग किया है और क्यों किया है? तो जब लेखक पसोवा से वापस कौशाम्बी लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्भुज शिव की मूर्ति रखी थी। उसे देखकर उसका जी ललचा गया। उसकी स्थिति चंद्रायण व्रत करने वाली बिल्ली के ही समान थी। बिल्ली चाहे कितना ही व्रत करे पर चूहे के सामने देखकर उसका जी ललचा ही जाता है। तो यहाँ पे उसने इसका किया, इस संदर्भ में प्रयोग किया कि उसने व्रत किया था कि अब उसको कुछ मिलेगा वो नहीं उठाएगा, लेकिन उसको, वो पुरातत्व विभाग में काम करता है, अब उसको वो शिव की मूर्ति दिखी है तो ऑब्वियस है वो उसको इग्नोर कैसे कर सकता है। यही उसका कर्तव्य है। लेखक ने यह वाक्य कौशाम्बी से लौटते समय एक पेड़ के सहारे रखी चतुर्भुज शिव की मूर्ति देखकर कहा। अगला प्रश्न है, अपना सोना खोता तो परखवैया कौन दूस से लेखक का क्या तात्पर्य है? यानी अपने सिक्के में खोट हो तो किसी और को क्या दोष दिया जाए। इस कथन से लेखक का तात्पर्य है, जब अपनी वस्तु या व्यक्ति में कमी हो तो परखने वाले को भला कैसे दोष दिया जा सकता है। लेखक मूर्तियां उठाने के मामले में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि किसी भी मूर्ति के गायब होने पर उसी का ही नाम लिया जाता था। इसके नाम लेने वालों का कोई दोष नहीं है। समझ चुके हैं आप? अगला प्रश्न है, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए कि उपवास क्यों रखा था, उपवास अर्थात व्रत क्यों रखा था, क्या क्यों भूखे थे, क्यों प्यासे थे, और उन्होंने, उनकी विश पूरी हुई तो उन्होंने व्रत क्यों तोड़ा? गांव वालों ने उपवास इसलिए रखा था क्योंकि गांव से चतुर्भुज शिव की मूर्ति गायब हो गई थी। शिव जी पर गांव वालों की अपार श्रद्धा थी, ऐसा गांव वालों का मानना था, और गांव वालों ने ये ठान लिया था कि जब तक उनके भगवान लौटकर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक वह उपवास पर रहेंगे, यहाँ तक कि वह पानी तक नहीं पिएंगे। गांव वालों का संदेह लेखक पर था। वह मिलकर लेखक के कमरे में पहुंचे। लेखक ने उनकी मूर्ति सम्मान सहित उन्हें वापस कर दी। अब ऑब्वियस उन्होंने व्रत रखा था, मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक हम उपवास रखेंगे। अब जब लेखक ने मूर्ति वापस दे दी तो उनका उपवास भी टूट गया। स्त्री पुरुष उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना गाना आरंभ कर दिया। लेखक ने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तोड़वाया। गांव वालों पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा, एक अच्छा इफेक्ट पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक बुढ़िया से बौद्धिस्त्व की 8 फुट लंबी मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ? देखिए, सारे इंसिडेंट जो है बुक के हैं, सारे इंसिडेंट पाठ के हैं। ये तो सिर्फ एक जस्ट फॉर्मेलिटी हो रही है कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए जाए। देखिए, अगर आपने पाठ बहुत अच्छे से समझा है तो प्रश्न की लैंग्वेज किसी भी तरीके से घुमाकर भी क्यों ना दे दी जाए, आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये इंसिडेंट वही है कि वो बुढ़िया को जो था, लेखक कौशाम्बी के गांव में इसलिए घूम रहा था कि उसे कोई महत्वपूर्ण मूर्ति मिल जाए। उसे खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट ऊंची एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। यह मथुरा के लाल पत्थर की बनी थी। सिवाय सिर के पक्षस्थल तक ये मूर्ति संपूर्ण थी। जो मूर्ति का सिर था वो कंप्लीट नहीं था, वो कहीं से खंडित था, लेकिन पूरे पैरों तक वो मूर्ति कंप्लीट थी। लेखक जैसे ही मूर्ति को उठवाने लगा वैसे ही खेत पर काम करती एक बुढ़िया तमतमाती हुई, यानी चिढ़ती हुई, गुस्सा होती हुई कहने लगी, बड़े चले मूर्ति उठाने, यह मूर्ति हमारी है, हम नहीं देंगे। हमने इसे निकलवाया है, उसका नुकसान कौन भरेगा? लेखक साधारण वेशभूषा में था, अतः उसने बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं समझा। समझ गया कि बुढ़िया लालची है, अतः उसने अपनी जेब में पड़े रुपयों को ठनठनाया। बुढ़िया ने 2 रुपए लेकर लेखक को मूर्ति दे दी। तो ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। ईमान यानी ज़मीर की बात हो रही है। ईमान यानी ज़मीर की बात हो रही है। यदि होती तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?
लेखक को बौद्धिस्त्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति 2 रुपए में एक गुड़िया से प्राप्त होगी। ये ऊपर वाले प्रश्न में हम डिस्कस कर चुके थे। लेखक ने उसे इलाहाबाद नगर पालिका के म्यूजियम में रख दिया था, संग्रहालय में। वास्तव में वह अत्यंत प्राचीन एवं बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके बारे में उस बुढ़िया को भी नहीं पता था कि कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महंगी चीज है। उसको तो बस पैसों का लालच था, तो उसने 2 रुपए में दे दिया, और वैसे भी वो उसके क्या काम आती। एक फ्रांसीसी डीलर ने उस मूर्ति को बेचने के लिए लेखक के सामने 10,000 रुपए का प्रस्ताव रखा, ताकि लेखक का ईमान डिग जाए, जो लेखक था वो पैसों के लालच में आ जाए। पर लेखक टस से मस नहीं हुआ। लेखक के इस कथन का आशय यह है कि लेखक इस बात का दावा नहीं करता कि उसके पास ईमान जैसी कोई चीज है। जब है ही नहीं तो डिगने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि लेखक किसी प्रकार ईमान दिखाता रहता तो इतना बड़ा संग्रहालय कभी स्थापित नहीं कर पाता। यानी अगर वो इतनी चीजें कलेक्ट करके ला रहा है और लोग उसे पैसा दे देकर उसे वो चीज लेते रहते, तो क्या वो इतना बड़ा म्यूजियम खोल पाता? नहीं। तो उसने कभी पैसे के लालच में वो नहीं आया, उसने कभी अपना ईमान डिगने नहीं दिया। उसने बिना कुछ अधिक खर्च किए संग्रहालय बनाकर दिखा दिया। ये संग्रहालय ही उसकी ईमानदारी का जीता जागता सबूत है। यानी लोग कुछ कलेक्ट नहीं करना चाहते, लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। सिर्फ किसी म्यूजियम में उनको कोई चीज पता चली, इतनी पुरातत्व, इतनी प्राचीन है, चलो हम वहां से ज्यादा पैसों में खरीद लेंगे और इस तरीके से म्यूजियम में रख देंगे और हो जाएगा हमारा कलेक्शन। नहीं, लेखक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से इन चीजों को इकट्ठा किया और बिना किसी व्यय के संग्रहालय बना दिया। अगला प्रश्न है, 2 रुपए में तो प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपए क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे? यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से एक थी जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। इसलिए वो फ्रांसीसी लेखक इसके 10,000 रुपए देने को तैयार थे, जबकि लेखक ने उसे सिर्फ 2 रुपए में खरीदा था। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल में खुदा था, यानी उस मूर्ति को बनाते समय उस पर अंकित किया गया था। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था, अतः एक फ्रांसीसी इस मूर्ति को लेखक से 10,000 रुपए में खरीदना चाहता था। यही कारण था कि उस मूर्ति पर 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे थे। लेखक ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्ममत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? क्षतिपूर्ति यानी उसकी भरपाई कैसे हुई? ये वही वाला इंसिडेंट सारा आ जाएगा कि ब्रह्ममथ शिलालेख यद्यपि लेखक ने प्रयाग संग्रहालय से 25 रुपए में खरीदा था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग को देना पड़ा, क्योंकि इस पर विवाद खड़ा हो गया था। लेखक इस शिलालेख की क्षतिपूर्ति के प्रयास में लगा रहा। उसने सोचा कि जिस गांव में भद्रनाथ का शिलालेख हो सकता है, संभव है वहां और शिलालेख हो, और भी कीमती चीजें हो, बहुमूल्य चीजें हो। उसने कौशाम्बी से 4-5 मील दूर गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके मकान के ठीक सामने एक पुख्ता सजीला कुआं था, काफी पुराना, काफी आकर्षक और काफी मजबूत कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंभे बने हुए थे, उन पर 8 पहल पत्थर की बंडेर बनी थी। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मणी अक्षरों में लेख खुदा था। गुलजार ने खंभों को खोदकर एक पत्थर निकाल कर दे दिया। इससे भद्रनाथ के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो पाई। यानी कुछ देने के बदले में ही लिया, उसने पैसों के बदले में नहीं दिया उसको, उसने उसके बदले में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीज ही कलेक्ट की। अगला प्रश्न है, लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन किन के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत होता है? तो बहुत सारे नाम है यहाँ पर। डॉक्टर पन्नालाल ICS, ये उस समय के सरकार के परामर्शदाता थे। इनके सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में संग्रहालय के लिए एक जमीन मिल पाई। डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने इसका शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया, यानी इसके शुरुआत का पूरा इन्होंने सब कुछ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसका शिलान्यास किया। साथ ही साथ मास्टर साठे और मूता, इन्होंने भवन बनाया। राय बहादुर कामता प्रसाद तत्कालीन चेयरमैन थे उस टाइम पे। हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह, जूदेव नागौद नरेश, सुयोग्य दीवानलाल भार्गवेंद्र सिंह, स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। लेखक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत हो गया और लेखक ने खुद संन्यास, अभिभावक यानी केयर टेकर, जो उस संग्रहालय की केयर
करेगा, क्योंकि लेखक ने अपने श्रम पर संग्रहालय बना लिया और अब वो निश्चिंत हो गया डॉक्टर सतीश चंद्र काला को संग्रहालय का अभिभावक बनाकर, और उसने उस पद से खुद मतलब संन्यास ले लिया। तो आशा करती हूँ पाठ तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये मैंने शुरू में भी कहा था। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप समझ नहीं सकते। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।